नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपसे बात कर रहे हैं। पीछे एक पोस्ट डाली थी मैंने, छोले भटूरों से हड्डियों की सेहत अच्छी होती है। बहुतों ने इसको मजाक समझा, बहुतों ने समझा पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। चलिए आज मैं इसका खुलासा कर देता हूँ कि भटूरे सेहत हड्डी की सेहत को कैसे ठीक करते हैं। अब इसको भटूरे एक सिंबॉलिक था फर्मेंटेड फूड का। सभी जानते हैं कि भटूरे जो बनते हैं वो खमीरे आटे से बनते हैं और यहीं पे हम इसको लाना चाहते हैं टॉपिक को। हमारा एक ट्रेडिशनल इंडियन फूड था जिसमें बहुत सारी चीजें खट्टी करके या बासी करके खाई जाती थी, या कई स्टेट्स में वाइन भी लोकल जो बनाई जाती थी चावल से, वो भी इसी प्रोसेस से बनती थी। अब कहीं ना कहीं वक्त ने ये सब चीजें कम कर दी। कई कारण थे, उस पर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि हमारी शरीर में एक विटामिन होता है के, कईयों ने सुना, लेकिन उसके आगे वेरिएंट्स भी मिले हैं, K2-7। इसमें खास तौर से 7 है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शरीर में काफी लंबे टाइम तक रहता है। अब ये हमारे पास जो नॉर्मली है दो सोर्सेज से आता था। एक तो हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते थे वो इसको बनाता था, और दूसरा हमारी डाइट से होता था, डिफरेंट टाइप्स की डाइट से। अब ये हमारे शरीर में असर कहाँ डालता है ये भी समझना जरूरी है। ये हमारी हड्डियों में कैल्शियम जो हम लेते हैं वो सही जगह जाए, ये विटामिन K7 इंश्योर करता है। दूसरा K7 का रोल है कि जो कॉर्नरीज है हार्ट की, जो ब्लड वेसल्स हैं जो अक्सर ब्लॉक हो जाती है और फिर उनको खोलना पड़ता है, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है उनके ना काम करने का। तो वहां पे भी ये कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देता K7। ऐसा कुछ स्टडीज में आया है और इस पे फर्दर स्टडीज भी चल रही है। और ये अभी नई चीज नहीं है, ये कम से कम इसको 25 साल हो गए। किसी कारण से इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, लेकिन अभी रिसर्च हो भी रही है और रिजल्ट्स इसी लाइन में आ रहे हैं। और तीसरा, जैसे मैं कह रहा था कि आइज के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो बढ़ती एज के साथ जिसमें दिक्कत पैदा होती है वो भी अफेक्ट होती हैं, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और ये अंधेपन की तरफ या रिस्ट्रिक्टेड विजन की तरफ ले जाती है। तो इंपॉर्टेंस तो इस विटामिन की बहुत सारी है और इसके समझ में आ रहे हैं। अब ये हमारे पास आता है जो गट से आता है, कि हमारे खाने में जो आइटम्स हैं वो या तो हम खाते हैं उनको, उससे आता है, और उसमें मेनली फर्मेंटेड फूड है। अब फर्मेंटेड फूड में भटूरे भी हैं, उसमें छन भी है, उसमें कुलचे भी आते हैं जो ठीक से फर्मेंट किए गए, ओवरनाइट शॉर्टकट से फर्मेंट किए गए वो नहीं। उसमें जलेबी भी आती है, उसमें इमरती भी आती है, हिमाचल का सिद्धू भी आता है उसमें, और कश्मीर के जो बेक्ड रोटीज होती हैं जो सुबह रात के आटे से बेक करके सुबह बना के रखते हैं, वो भी होती है और सब लोग वही खाते हैं। केरल की छन भी उसमें आती है, महुआ भी उसी में आता है। उत्तराखंड का अ, और भी कई आइटम्स हैं, जैसे उड़ीसा की हो गई या छत्तीसगढ़ की हो गई या झारखंड में हो गया, जो छन है। और हर स्टेट में कहीं ना कहीं हम लोग फर्मेंटेड फूड खा रहे थे। अब वो ताजा एक शब्द ऐसा आया है बीच में, हर कोई ताजे के चक्कर में पड़ गया। और जो लोकल वाइन थी जिसको छन कहते थे, वो भी धीरे धीरे डिसअपियर हो गया, उसको देसी दारू ने और उसने कर दिया। अब ये विटामिन यहाँ से मिलना बंद हो गया। दूसरा इसमें एक कारण हुआ कि हम लोग जो पेट खराब होने में जो एंटीबायोटिक्स दी गई हमें, या हमने अपने आप ली किसी कारण से, वो जो एंटीबायोटिक्स थी उसमें हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया थे, वो जो ये विटामिन को प्रोड्यूस करते थे K7 को, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गए। जब वो डिस्ट्रॉय हो गए तो हमारे शरीर को इसकी जो मिलने की जो स्पीड थी वो कम हो गई। तो बढ़ती एज के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी, क्योंकि गट का भी फंक्शन कम हुआ। तीसरा इसमें कारण था कि जो लूज मोशन जिन लोगों को ज्यादा रहते थे, उनमें भी ये समस्या रही कि K7 शरीर को जो उसकी जरूरत थी वो नहीं मिला। अब इसमें हुआ क्या कि जब ये हुआ तो बोन्स की जो मिनरलाइजेशन थी, जो कैल्शियम डिपॉजिट था, जो हमको वो कहते हैं ना कि अक्सर कि BMD कराया, कम आया है, तो इसलिए हमें कैल्शियम दे दिया। अब कैल्शियम जब हम सीधा देते हैं तो वो सीधा एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके लिए सपोर्ट चाहिए, वो है D3 की। D3 भी एक्टिव फॉर्म है, दैट इज कैल्सिट्रॉल। तो कैल्सिट्रॉल बनने में उसके लिए उसको मैग्नीशियम भी चाहिए, उसको जिंक भी चाहिए। हमारा शरीर इतना सिंपल नहीं है, हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसीलिए कितनी सदियों के बाद हमारे शरीर की स्थिति में आया है कि उसकी हड्डियां भी मजबूत है, आइज भी मजबूत हो, और कॉर्नरीज भी उसकी ठीक से काम करें। कभी किसी वक्त में बड़े बूढ़ों ने यह भी कहा
कि हमारे वक्त में ये बीमारियां नहीं होती थी, अब कहाँ से आ गई। वो अब कहाँ से आ गई का जवाब शायद यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो ये जब विटामिन, कैल्सिट्रॉल, ये सब जिंक मैग्नीशियम से आ जाता है हमारे शरीर में, तो उसके बाद ये विटामिन जो है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में काम करता है। K7 की टेक्निकल भाषा में बोले तो हाफ लाइफ जो है 7 डेज के आसपास है। तो ये कॉर्नरीज पे भी असर करता है, ये बोन्स पे भी असर करता है, और स्पेशली जब फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो उसमें कैल्शियम तो देते ही हैं, इसकी भी साथ में जरूरत है। तो बहुत सारी प्रिपरेशन अब आने शुरू हो गई है जिसमें कैल्शियम के साथ K7 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट में तो ये आ रहा है, और इसको बदलने की जरूरत है कि K7 होना चाहिए। अब K7 की इंपॉर्टेंस समझने के लिए फर्मेंटेड फूड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जापानीज फूड में नाटो करके एक आइटम आती है। वो सोयाबीन के जो सीड्स हैं उनको फर्मेंट किया जाता है और वो खाया जाता है, और ये उनकी एक स्टेपल डाइट का हिस्सा है जापानीज का। अभी इंडिया में भी उसके जो फर्मेंटेड पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल रहे हैं। तो ये एक समझने की बात है, कहीं ना कहीं जो समझदार सभ्यताएं थी उनमें खाने में K7 कहाँ से था। ये नहीं था कि वो K7 के रूप में उसको ला रहे थे, बल्कि उनको वक्त ने सिखाया था कि इस तरह के खाना खाने से हमारी डाइट में ये चीजें अच्छी होती हैं। अब उस अच्छी को जब हमने टेक्निकल भाषा में समझा तो K7 का रोल आया। तो जो बात मैं मजाक में कह रहा था कि भटूरे भटूरे खाली नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और मैं यही कहूंगा कि हमें ये सब खाना चाहिए। अब इस पर हम और थोड़ा सा खुलासा करते हैं कि डाइट में जो K7 मिलता है, अभी हम खाना शुरू कर रहे हैं और सोचे कि 2-3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डाइट में जो K7 मिलता है उसकी डोज बहुत कम है, लेकिन वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। अब इसका सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट अवेलेबल है, वो कैप्सूल फॉर्म में होता है, और इसको कम से कम 100 टू 150 माइक्रोग्राम मिलना चाहिए। छोड़िए इस बात को, ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है। हम तो आपको फर्मेंटेड फूड के बारे में बताना चाहते थे कि क्या आप खाएंगे, और इस पे हमने डिस्कशन किया। जब हमने डिस्कशन किया तो हमने उसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी लिया, उसमें एक फिजिशियन को भी लिया, और उसमें एक डाइटिशियन को भी लिया। तो इन तीनों लोगों की ओपिनियन उस वीडियो में है, जो लंबा है। आपके लिए हमने एक छोटा वीडियो बनाया है उसको समराइज करके, लेकिन उसका लिंक भी हम नीचे आपको दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो उस पूरे को भी देख सकते हैं। इस तरह ये K7 जो है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन बनता जा रहा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि लेट अस गो बैक टू आवर ओल्ड डाइट, जिसमें ये सब चीजें हैं। हाँ, इसमें जो शॉर्टकट वाली है सोडा डाल के भटूरे को फुला दिया गया, वो नहीं चलेगा। भटूरे को ओवरनाइट फर्मेंट होना चाहिए, या उसको थोड़ा सा, जलेबी भी जो बनाते हैं आप लोगों को मालूम है कि वो जो प्रोसेस का आटा बचा होता है उसको बीच में डालते हैं, फिर उससे आगे बैक्टीरिया ग्रो करता रही है। जहां तक गट की बात है, एंटीबायोटिक्स का यूज जो है कंट्रोल करिए। हर वक्त बात बात पे पेट खराब हो एंटीबायोटिक्स मत लीजिए, उससे आपके गट का बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक यहाँ पे मैं वार्निंग और देता हूँ कि जो रूटीन में हमको प्रोबायोटिक्स दी जाती है उनमें ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं। हमें इसमें थोड़ी सी एडवांस किस्म की एंटीबायोटिक, वो प्रोबायोटिक होनी चाहिए, जिनको अक्सर यही सारी कंपनियां प्लस करके देती हैं। तो उनका प्रयोग करिए। और बाकी इच्छा मेरी यही है कि आप लोग अपना खाना जो है इस तरह रखें कि आपके खाने में किसी चीज की कमी ना हो, ना जिंक की कमी हो, ना मैग्नीशियम की कमी हो, ना K7 की कमी हो। आपकी हड्डियां भी मजबूत रहें, आपकी आईज भी चमकती रहें, उसकी रोशनी बनी रहे, और आपकी कॉर्नरीज भी जो हैं वो भी उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाया हूं। बाकी इस बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे।